मार्च 1993 का वो दिन जब मुंबई की सड़कों पर एक के बाद एक जोरदार धमाके गूंजे। पूरे शहर की रूह कांप उठी। इन धमाकों ने 257 जिंदगियां लील लीं और 713 से ज्यादा लोग लहूलुहान हो गए। इस खौफनाक साजिश का मास्टरमाइंड था अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम। वजह थी बाबरी मस्जिद का गिराया जाना और उसके बाद भड़के दंगे। धमाकों का असर इतना भयावह था कि बैंक ऑफ बड़ौदा की इमारत का बेसमेंट उड़कर मलबे में तब्दील हो गया। आसपास की इमारतों के शीशे तक चकनाचूर हो गए। जांच में पुलिस को कई चौंकाने वाले सुराग मिले। तभी सामने आया कि बॉलीवुड प्रोड्यूसर समीर हिंगोरा, हनीफ कड़ावाला और इब्राहिम मूसा चौहान यानी बाबा चौहान लगातार दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम के संपर्क में थे। 11 अप्रैल 1993 को डीसीपी राकेश मारिया ने बाबा चौहान को पकड़कर पूछताछ शुरू की। मारिया ने सख्ती से सवाल किया, ये हथियार कहां से आए, किसके लिए थे? बाबा चौहान ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, साहब, अनीस ने मुझे और अब्बू सलीम को कहा था कि कुछ गिटार और टेनिस बॉल्स संजू बाबा के घर पहुंचाओ। मारिया चौंक गए, बोले, गिटार, टेनिस बॉल्स, इसका क्या मतलब है? बाबा चौहान ने धीरे से कहा, गिटार मतलब AK-56 राइफल और टेनिस बॉल्स मतलब हैंड ग्रेनेड। मारिया ने तुरंत पलटकर पूछा, और ये संजू बाबा कौन है? बाबा चौहान बोला, फिल्म स्टार संजय दत्त। ये सुनते ही पूरे मीडिया में भूचाल आ गया। अगले ही दिन अखबारों की हेडलाइंस में सिर्फ एक नाम था, संजय दत्त। उस वक्त संजय मॉरिशस में थे, फिल्म आतिश की शूटिंग कर रहे थे। खबर सुनकर उन्होंने खुद मुंबई पुलिस कमिश्नर अमरजीत सिंह सामरा को फोन किया। सर, मैंने सुना कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मैं बम धमाकों में शामिल हूं, क्या यह सच है? सामरा ने शांत स्वर में जवाब दिया, हां, हनीफ और समीर ने तुम्हारा नाम लिया है। संजय घबराकर बोले, सर, अगर आप कहें तो मैं अभी शूटिंग कैंसिल करके वापस आ सकता हूं। सामरा, जो सुनील दत्त को अच्छे से जानते थे, ने समझाते हुए कहा, बेटा, कोई जल्दी नहीं है, तुम अपनी शूटिंग पूरी करो और शेड्यूल के मुताबिक लौट आना। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 6 दिन बाद जैसे ही संजय मुंबई एयरपोर्ट पर उतरे, पुलिस ने उन्हें वहीं गिरफ्तार कर लिया। 26 अप्रैल 1993 को टाड़ा कानून के तहत उनका कबूलनामा दर्ज किया गया। मुंबई पुलिस के डीसीपी कृष्णलाल बिश्नोई के सामने संजय ने खुलकर बोला, मेरे पास 3 लाइसेंसी हथियार हैं, एक 270 राइफल, एक 375 मैग्नम डबल बैरल राइफल और एक 12 बोर डबल बैरल गन। मुझे शिकार का शौक है, अक्सर अपने दोस्त यूसुफ नलवाला के साथ शिकार पर जाता हूं। उन्होंने आगे बताया, साल 1991 में जब मैं फिल्म यलगार की शूटिंग के लिए दुबई गया था, तो फिरोज खान ने मेरी मुलाकात दाऊद इब्राहिम और उसके भाई अनीस से करवाई। उसके बाद अनीस हमसे मिलने आने लगा। मैं पहले से ही हनीफ कड़ावाला और समीर हिंगोरा को जानता था। उनकी कंपनी मैग्नम वीडियो थी और उन्होंने मुझे फिल्म सनम में साइन किया था। उसी बहाने वे अक्सर मेरे घर आते रहते थे। एक दिन हनीफ ने मुझसे कहा कि वो मेरे लिए ऑटोमेटिक हथियार मंगवा सकता है। शुरू में मैंने टाल दिया, बार बार कहने पर आखिरकार मान गया। संजय ने कबूलनामे में आगे कहा, जनवरी 1993 की एक रात करीब 9 बजे समीर और हनीफ मेरे घर आए। उनके साथ अब्बू सलीम भी था। उन्होंने कहा कि कल सुबह हथियार लेकर आएंगे। अगले दिन सुबह वो लोग एक मारुति वैन से मेरे घर पहुंचे और हथियार अंदर पहुंचा दिए। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि बॉलीवुड का चमकता सितारा इस तरह एक अंधेरे रास्ते पर खड़ा होगा, जहां हर तरफ सिर्फ शक, डर और बदनामी थी। उस रात जब मारुति वैन से 3 AK-56 राइफलें उतारी गईं, तो मेरा कलेजा जोर से धड़कने लगा। बंदूकें देखकर मैं बुरी तरह डर गया। मैंने जल्दी से घर से कपड़ा लाकर दिया और उन्होंने उन हथियारों को उसमें बांधकर मेरे हाथ में पकड़ा दिए। उनके पास करीब 250 राउंड गोलियां भी थीं। मैंने घबराकर कहा, मुझे सिर्फ एक हथियार चाहिए, बाकी सब यहां मत रखो। लेकिन उनका जवाब था, फिलहाल तुम इन्हें रख लो, जरूरत नहीं पड़ी तो हम वापस ले जाएंगे। इतना कहकर उन्होंने मुझे भूरे रंग के कुछ हैंड ग्रेनेड भी दिखाए। मैं तुरंत चिल्ला पड़ा, नहीं,
ये सब मेरे घर से अभी बाहर ले जाओ। बाद में मुंबई पुलिस के सामने दिए अपने कबूलनामे में संजय ने साफ कहा, मैंने राइफलें और कारतूस उसी रात उन्हें निकालकर घर के अंदर छिपा दिया, लेकिन मैं इतना डर गया था कि 2 दिन बाद हनीफ को बुलाकर कहा, यार ये हथियार वापस ले जाओ। फिर 2 दिन बाद वो लोग आए और 2 राइफलें और कुछ गोलियां उठा ले गए, लेकिन एक AK-56 राइफल और कुछ कारतूस मैंने अपने पास रख लिए। संजय ने आगे बताया, सितंबर 1992 में जब मैं शूटिंग कर रहा था, तभी दाऊद गैंग का आदमी कयूम मेरे पास आया। उसने मुझे 9 mm की पिस्तौल दिखाई। वो मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने उसी वक्त उसे 400 रुपए कैश देकर खरीद लिया। उन्होंने कहा, फिर 2 अप्रैल 1993 को मैं मॉरिशस चला गया आतिश फिल्म की शूटिंग के लिए। वहीं मुझे खबर मिली कि समीर और हनीफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह सुनकर मैं हिल गया। लगा कि अगर उन्होंने मेरा नाम ले लिया तो मैं सीधा फंस जाऊंगा। घबराहट में संजय ने अपने करीबी दोस्त यूसुफ नलवाला को फोन किया और कहा, घर की दूसरी मंजिल पर एक काले बैग में जो रखा है उसे तुरंत उठाकर पूरी तरह नष्ट कर दो, वरना मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। लेकिन जब अखबारों में यह छप गया कि संजय दत्त के पास AK-56 राइफलें मिली हैं, तो उनके पिता सुनील दत्त ने खुद बेटे से सवाल किया, संजू क्या यह सब सच है? संजय ने साफ इनकार कर दिया, पर अंदर से उनकी बेचैनी इतनी बढ़ चुकी थी कि उन्होंने तय कर लिया मुंबई वापस लौटेंगे। सुनील दत्त ने बेटे की फ्लाइट डिटेल्स खुद पुलिस तक पहुंचा दी और जैसे ही संजय एयरपोर्ट पर उतरे, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। वहां उन्होंने सब कुछ कबूल कर लिया। संजय दत्त का यह कबूलनामा कि उन्होंने अवैध हथियार रखे थे, पूरे देश और फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। ये वही हथियार थे जो उस खतरनाक कंसाइनमेंट का हिस्सा थे और जिन्हें बाद में मुंबई बम धमाकों में इस्तेमाल किया गया। इस केस में संजय दत्त का नाम सीधे जुड़ गया। उनके पिता सुनील दत्त टूट चुके थे, लेकिन बेटे से मोह इतना गहरा था कि उन्होंने उसे बचाने की पूरी कोशिश शुरू कर दी। पर अफसोस, फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें ज्यादा सपोर्ट नहीं दिया। संजय को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उनकी सबसे करीबी रही माधुरी दीक्षित ने उनसे दूरी बना ली। जेल में रहते हुए संजय उन्हें लगातार फोन करते रहे, लेकिन माधुरी ने सारे रिश्ते खत्म कर दिए। उन्होंने मीडिया के सामने बयान दिया, मेरा संजय दत्त से कोई लेना देना नहीं है। मैं ना उनसे प्यार करती हूं और ना ही उनसे शादी करने वाली हूं। उनके ये शब्द संजय के लिए किसी तूफान से कम नहीं थे। एक तरफ कानून की गिरफ्त, दूसरी तरफ टूटता परिवार और ऊपर से मोहब्बत का यूं बिखर जाना। सबने मिलकर उन्हें अंदर से तोड़कर रख दिया। संजय दत्त की गिरफ्तारी ने जहां पूरे देश को हिला दिया था, वहीं उनकी आने वाली फिल्म खलनायक के मेकर्स ने इसका पूरा फायदा उठाया। फिल्म के पोस्टर्स पर हथकड़ी पहने संजय की तस्वीर छप गई और उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, हां मैं हूं खलनायक। यह देखकर दत्त परिवार गुस्से से भर उठा, लेकिन डायरेक्टर सुभाष घई ने साफ कहा, यह सब पहले से ही तय था, इसमें गिरफ्तारी का कोई हाथ नहीं है। संजय की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उनके घर की पूरी तलाशी ली, लेकिन वहां से कुछ खास बरामद नहीं हुआ। 5 मई 1993 को संजय को हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई। बाहर निकलते ही उन्होंने काम पर लौटना शुरू कर दिया। उनकी रुकी हुई फिल्में गुमराह और साहिबान रिलीज हुईं और बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुईं। एक बार फिर संजय स्टारडम की चोटी पर पहुंच गए। इसी दौर में उनका नाम मॉडल रिया पिल्लई के साथ जुड़ने लगा, लेकिन कानूनी मुश्किलें पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। टाडा केस की सुनवाई जारी थी और इसके साथ ही पत्नी ऋचा शर्मा से तलाक और बेटी त्रिशला की कस्टडी का मामला भी उलझा हुआ था। फिर आया 4 जुलाई 1994 का दिन। जज जेबोन पटेल ने संजय की जमानत रद्द कर दी। इस बार उन्हें ठाणे जेल की अंडाशील में भेजा गया, वो जगह जहां हाई सिक्योरिटी कैदियों को रखा जाता था। ये एक छोटी, अंधेरी और दमघोंटू कोठरी थी, जिसमें धूप की एक किरण तक नहीं पहुंचती थी। वहां संजय पूरी तरह टूटने लगे। जेल के अकेलेपन ने उन्हें अंदर से खा लिया था। एक दिन गुस्से और हताशा में उन्होंने जोर से अपना सिर दीवार पर दे मारा।
खून बहा, टांके लगे। बाद में जेल प्रशासन ने उन्हें एक कैदी प्यारा सिंह के साथ रखा। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई और यही रिश्ता संजय को भीतर से संभालने लगा। इधर बाहर सुनील दत्त अपने बेटे को जेल से निकालने के लिए हर दरवाजा खटखटा रहे थे, लेकिन न तो उनकी पार्टी कांग्रेस ने साथ दिया और न ही कोई बड़ा नेता मदद के लिए आगे आया। उस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शरद पवार थे और सुनील दत्त और उनके रिश्ते किसी भी तरह अच्छे नहीं थे। मजबूरी में सुनील दत्त ने फैसला किया कि अब वो अपने पुराने राजनीतिक विरोधी